हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 12 जिसका नाम है नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र। सबसे पहले इस पाठ के मुख्य टॉपिक देखें तो इसमें हम पहले नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा और उसके चरण पढ़ेंगे। उसके बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ेंगे, जो दो प्रकार की पढ़ेंगे अपन, अजैविक और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर पढ़ेंगे अमोनीकरण, फिर नाइट्रीकरण और लास्ट में विनाइट्रीकरण। तो सबसे पहले अगर अपन शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन चक्र, तो इसकी परिभाषा देखें। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में पाई जाती है, ये वायुमंडल से जीवों में और जीवों से वापस वायुमंडल में एक चक्रीय प्रक्रम के रूप में चलती रहती है, जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस नाइट्रोजन चक्र है ये 4 चरणों में होती है। पहले चरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरे चरण में अमोनीकरण, तीसरे चरण में नाइट्रीकरण और चौथे चरण में विनाइट्रीकरण। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन चक्र का है। यहाँ हमने बीच में वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस ली है और यह सबसे पहले अगर अपन देखें औद्योगिक अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा अमोनिया में बदलती है। इसी प्रकार ये वायुमंडलीय अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रेट यानी NO3 में बदलती है। और यही वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है, ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा अमोनिया बदल जाती है। तो इस प्रकार ये जो अमोनिया बना है और ये नाइट्रेट बना है, ये पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस अमोनिया से पादप प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस पादप को खाने पर ये प्रोटीन जंतुओं में चला जाता है और यदि जंतु और पादप की मृत्यु हो जाती है तो इसमें प्रोटीन है वो सबसे पहले अमीनो अम्लों में टूटता है और ये अमीनो अम्ल वापस अमोनिया बदल जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है अमोनीकरण। तो ये जो आपने यहाँ पर देखा था ये इसका पहला चरण था, कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया, कौन सा? अमोनीकरण। अब ये जो अमोनिया बना है ये नाइट्रोमोनास जीवाणु द्वारा पहले नाइट्राइट में टूटता है यानी NO3 में, फिर ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है यानी किसमें? NO3 में। तो ये जो चरण आपको दिख रहा है ये तीसरा चरण है, कौन सा? नाइट्रीकरण, जिसमें पहले अमोनिया बदला नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। और फिर चौथा चरण जो विनाइट्रीकरण है, इसमें नाइट्रेट वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है या फिर ये नाइट्रेट है ये गहराई में चला जाता है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र का डायग्राम भी है जिसमें अपन ने 4 चरण भी देखे। पहला चरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा अमोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण और चौथा विनाइट्रीकरण। तो हम पहला चरण शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अगर इसके प्रकार देखें हम तो ये 2 प्रकार का है, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक है ये पहला होता है वायुमंडलीय या इसे बोलते हैं तड़ित द्वारा, और दूसरा होता है औद्योगिक यानी हैबर विधि द्वारा। अगर हम तड़ित द्वारा देखें तो तड़ित का मतलब बिजली चमकना। तो जब बिजली चमकती है यानी जब बरसात हो रही है उस समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्रिया होती है इस विद्युत तड़ित के कारण निकलने वाले प्रभाव से, और ये दोनों गैसें क्रिया करके सबसे पहले NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाकर और ऑक्सीजन से क्रिया करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वर्षा जल के साथ क्रिया करता है और नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाता है, और इस प्रकार ये नाइट्रेट और नाइट्राइट मृदा में पहुंच जाती है। तो नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट और नाइट्राइट बदल गई, कब? जब तड़ित यानी बिजली चमक रही है तब। तो ये कौन सी थी? वायुमंडलीय अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखते हैं औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये हैबर विधि द्वारा होती है जिसमें उद्योगों के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 अणुओं को उच्च ताप दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है और इस अमोनिया को खाद के रूप में पादपों तक पहुंचाया जाता है। तो ये थी अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें जीवों का उपयोग नहीं होता है। दूसरा पढ़ते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाम से ही मालूम हो रहा है ये
जीवों के सहयोग से होती है। ये भी दो प्रकार से होती है, असहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो असहजीवी है ये जीवाणु और नींदरी शैवाल द्वारा होती है, लेकिन इसमें जीवाणु और नींदरी शैवाल मृदा में मुक्त रूप से पड़े हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब अगर हम जीवाणु का उदाहरण देखें तो इसमें पहला है वायुजीवी जीवाणु जैसे एजोबैक्टर और एजोमोनास, दूसरा है अवायवीय जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम, और तीसरा है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे क्लोरोबियम और रोडोसुडोमोनास। तो इसी प्रकार नींदरी शैवाल का उदाहरण है नोस्टॉक और एनाबिना। तो ये तो थे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। अब पढ़ते हैं हम सहजीवी। इसमें भी वापस जीवाणु और नींदरी शैवाल ही आते हैं, लेकिन इसमें जीवाणु और जो शैवाल है वो किसी पादप के साथ रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। इसमें देखिए वापस इसके उदाहरण पढ़े अपन, पहला है मूल गुलिका द्वारा और दूसरा है स्तंभ गुलिका द्वारा। यानी इसमें जीवाणु जड़ के अंदर गुलिका यानी गांठ बनाएंगे और ये जीवाणु तने में गुलिका यानी गांठ बना करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। अब इसका उदाहरण देखें अपन तो इसमें पहले आपको दे रखा है लेग्यूमिनेसी कुल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जैसे राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम, और दूसरा होता है अलेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में जैसे एलनस। इसमें मूल गुलिका का निर्माण करता है फ्रैंकिया नामक जीवाणु। अब स्तंभ गुलिका देखें तो इसमें आता है लेग्यूमिनेसी कुल के पादप जैसे सेसबेनिया नामक पादप में एजोराइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसी प्रकार अगर हम नींदरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया देखें तो इसका उदाहरण है एनाबिना। ये एजोरा नामक टेरिडोफाइटा की पत्तियों में सहजीवी के रूप में रहता है। तो इसमें आप मुख्य कर उदाहरण याद रखिएगा क्योंकि मोस्टली इसमें उदाहरण ही पूछे जाते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और वो भी मूल गुलिका वाली, यानी जड़ों में जीवाणु रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करता है। तो सबसे अपन पहले पढ़ते हैं मूल गुलिका, या गुलिका को अपन ग्रंथि भी कह सकते हैं, गांठ भी कह सकते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, यानी इसके निर्माण की क्रिया विधि, और ये पढ़ेंगे हम राइजोबियम, जो याद रखना ग्राम ऋणात्मक दंडाणु प्रकार का जीवाणु भी है। तो ये मूल गुलिका का निर्माण कैसे करता है राइजोबियम, इसकी हम क्रिया विधि देखें तो सबसे पहले पादपों की जड़ों द्वारा एक लैक्टिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन का स्त्राव किया जाता है, और इस लैक्टिन के कारण जीवाणु ये जड़ों की ओर आकर्षित होता है। फिर इसके बाद पादपों की जड़ों से स्त्रावित हार्मोन जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, और जो जीवाणु था राइजोबियम इसके द्वारा नोड कारक का स्त्राव होता है। तो इस हार्मोन और इस नोड कारक के कारण जो जड़ों पर मूल रोम होते हैं ये कुंडलित हो जाते हैं, यानी हुक के समान हो जाते हैं, और इस दौरान इनकी कोशिका भित्ति जगह जगह से टूट जाती है। किसकी? मूल रोम की। अब जहाँ से कोशिका भित्ति टूटी है वहाँ से जीवाणु मूल रोम में प्रवेश करते हैं, फिर एक संक्रमण तंतु का निर्माण करते हैं, और इस संक्रमण तंतु द्वारा ये जीवाणु बाह्य त्वचा से होते हुए वलकूट कोशिका में पहुँच जाते हैं। फिर वलकूट कोशिका में पहुंचकर इस कोशिका का डीएनए का बहुगुणन होता है और इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण मूल ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, और इस मूल ग्रंथि में फिर सवन उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम बन जाते हैं, और ये सवन उत्तक पादप के सवन उत्तक के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इन सवन उत्तकों द्वारा मूल गुलिका और पादप का सवन उत्तक आपस में जुड़ जाता है। अब ये सब याद रखिए बैक्टीरियोइड क्या होता है। तो जब जीवाणु पादप में संक्रमण कर जाता है, यानी जब तक मिट्टी के अंदर नहीं है, अब वो मिट्टी में से कहाँ पहुँच गया है, जड़ों में पहुँच गया है, तो अब उस जीवाणु को बैक्टीरियोइड कहा जाता है। अच्छा ध्यान रखिए, जीवाणु की झिल्ली में एक लैग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, और इस लैग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण जो मूल ग्रंथियाँ हैं ये गुलाबी रंग की दिखाई देती है। तो ये तो हमने पढ़ा मूल गुलिका का निर्माण कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कौन सी? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसमें सहायक प्रोटीन, इसमें पहला प्रोटीन है लैग हीमोग्लोबिन। याद रखना ये लाल गुलाबी रंग का वर्णक होता है, और अभी हमने पढ़ा था जीवाणु की झिल्ली में पाया जाता है, और इसी कारण मूल गुलिका गुलाबी रंग की दिखाई देता है।
अच्छा, ये जीवाणु की झिल्ली में पाया जाता है और ये मुक्त ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, यानी जो मूल गुलिका है उसमें जो भी ऑक्सीजन के अणु उनका अवशोषण कर देता है और ऐसा करने से नाइट्रोजनेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और ये एंजाइम सक्रिय होने पर ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन के प्रति अति संवेदनशील होता है, यानी अगर वहाँ पर ऑक्सीजन के अणु उपस्थित है तो ये एंजाइम निष्क्रिय रहेगा और जब तक ये एंजाइम निष्क्रिय रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। इस प्रकार लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा? मूल गुलिका में उपस्थित ऑक्सीजन अणुओं का अवशोषण कर देगा ताकि एंजाइम सक्रिय हो जाए। दूसरा है नोड्यूलिन प्रोटीन, ये अलग अलग रूप में पाया जाता है और ये मूल गुलिका की संरचना है नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में सहायता करता है। अब तीसरा है नाइट्रोजनेज एंजाइम, यह प्रोटीन एमओ यानी मोलिब्डेनम और एफ यानी फेरम से बना होता है और ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मुख्य एंजाइम है। अब देखिए अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कैसे चेंज करता है। तो ये हमने नाइट्रोजनेज एंजाइम का एक मॉडल डायग्राम बनाया है जिसमें ये सक्रिय स्थल है और ये हमने N2 यानी नाइट्रोजन गैस ली है जिसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये N2 इस एंजाइम के सक्रिय स्थल पर आकर जुड़ता है। अब ये एंजाइम H2 को जोड़ता है, तो H2 में से एक H इस नाइट्रोजन के साथ और एक H इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड था अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड रह गया। फिर ये एक हाइड्रोजन और जोड़ता है और इसमें से एक परमाणु इस नाइट्रोजन के साथ और दूसरा परमाणु इसके साथ जुड़ गया और यहाँ जो डबल बॉन्ड था अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया। अब एक H2 आकर और जुड़ता है और इसमें से एक इस नाइट्रोजन के साथ और एक इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और बीच का बंध टूट जाता है। इस प्रकार एक अमोनिया का अणु ये बन गया और एक अमोनिया का अणु ये बन गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा? इन दोनों अमोनिया के अणु को मुक्त कर देगा और खुद वापस नए नाइट्रोजन को जोड़कर इस क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा। तो एक तरह से ये नाइट्रोजनेज एंजाइम की क्रिया विधि है, ये किस प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़कर अमोनिया बनाता है। अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीव। ये तो पढ़े थे हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक प्रोटीन, जिसमें पहला पढ़ा लैग हीमोग्लोबिन, दूसरा पढ़ा अपन ने नाइट्रोजनेज एंजाइम और तीसरा पढ़ा था अपन ने नोड्यूलिन प्रोटीन। अब जीन भी 3 है, पहला है नॉड जीन, दूसरा निफ जीन और तीसरा फिक्स जीन। नॉड जीन पादप और जीवाणु दोनों में पाया जाता है, जबकि निफ और फिक्स जीन केवल जीवाणु में मिलते हैं। ये नॉड जीन क्या करता है? जड़ गुलिका यानी मूल गुलिका के निर्माण में सहायता करता है। निफ जीन क्या करता है? ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो फिक्स जीन क्या करता है? ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विभिन्न क्रियाओं में सहायता करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया विधि। एक सिंपल सा समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें नाइट्रोजन का एक अणु लिया हमने, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन लिए। ये क्रिया नाइट्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में होती है और इसमें अमोनिया के 2 अणु बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस क्रिया में नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी के एडीपी में बदलने पर प्राप्त होती है। तो इस क्रिया में 16 एटीपी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार 16 एडीपी बनते हैं। तो ये समीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण को दर्शाता है। लेकिन यहाँ जो अमोनिया बनी है ये जहरीली गैस है, इसके लिए इसको ग्लूटामेट में चेंज किया जाता है और ये ग्लूटामेट फिर अलग अलग अमीनो अम्लों के निर्माण में काम आ जाता है। तो ये एक तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया विधि थी। अब हम पढ़ते हैं अमोनिया का स्वांगीकरण। अभी हमने पढ़ा अमोनिया विषाक्त होता है, अतः इसे अन्य उपयोगी यौगिकों के निर्माण में काम लिया जाता है और ये स्वांगीकरण 2 विधियों द्वारा होता है। पहला अपचयनशील अमीनीकरण और दूसरा ट्रांस अमीनीकरण। पहला पढ़ रहे हैं अपचयनशील अमीनीकरण। ये क्रिया में जो अमोनियम है ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से क्रिया करता है और इस प्रकार ग्लूटामेट और साथ में हाइड्रोजन बनती है। यहाँ पर NADPH2 है वो NADP में चेंज होता है और ये क्रिया ग्लूटाम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये क्रिया क्यों हुई? इस अमोनिया की विषाक्तता को कम करने की, क्योंकि विषाक्त है, अगर ये ग्लूटामेट में काम आ गया ये कम विषाक्त हो जाता है। अब दूसरा होता है ट्रांस अमीनीकरण।
इसमें अमीनो अम्लों के एमीन समूह का स्थानांतरण कीटो अम्ल में किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि नए प्रकार का अमीनो अम्ल बनाया जा सके। जैसे ये देखिए अपन अमीनो अम्ल है, जिसमें यहाँ पर R1 है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एमीन समूह, यहाँ COH और ये चिराल कार्बन है। ये हमने कीटो अम्ल लिया, जिसमें यहाँ R2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और COH है। अब वो क्या हो रहा है, ये जो एमीन समूह है वो यहाँ आ जाता है और हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। जो कीटो अम्ल था वो देखिए अब अमीनो अम्ल में चेंज हो गया और ये जो कीटो समूह था ये यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार जो अमीनो अम्ल था वो अब कीटो अम्ल में चेंज हो गया। ऐसा होने से क्या हो गया, एक नए प्रकार का अमीनो अम्ल बन जाता है। तो ये था नाइट्रोजन चक्र का पहला चरण, जिसका नाम था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब शुरू करते हैं हम दूसरा चरण, अमोनीकरण। इसमें क्या होगा कि जब पादप या जंतु मर जाते हैं तो उनके मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ यानी प्रोटीन है, उसको अमोनिया में बदलने की क्रिया ही अमोनीकरण कहलाती है। यानी कार्बनिक पदार्थों का अमोनिया बदलना। और इसमें जो जीवाणु काम आते हैं, ये क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है। तो इस अमोनीकरण में काम होने वाले जीवाणुओं को प्यूरिफाइंग जीवाणु कहते हैं। जैसे बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है और स्यूडोमोनास है। ये अमोनीकरण दो चरणों में होता है। पहले चरण में प्रोटीन अपघटन और दूसरे चरण में विएमिनीकरण। प्रोटीन अपघटन में क्या होगा, इसमें जीवों में उपस्थित प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटेगा और इसमें काम आने वाला जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास। यानी ये जीवाणु जीवों के मरने पर उसमें उपस्थित प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। फिर ये अमीनो अम्ल है, ये बेसिलस जीवाणु द्वारा अमोनिया बदल दिया जाता है। इस क्रिया को भी अमीनीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा चरण था, अमोनीकरण। अब हम तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं, नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा, जो दूसरे चरण में अमोनिया बना था उस अमोनिया को पहले नाइट्राइट यानी NO2- और लास्ट में नाइट्रेट यानी NO3 बदला जाता है। ये क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है और ये क्रिया रसायन संश्लेषित जीवाणुओं द्वारा होती है। इसके भी दो चरण हैं। पहले चरण में अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदलेगा और दूसरे चरण में नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में बदलेगा। तो इस प्रकार ये अमोनिया था, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और साथ में जल, HNO3 और ऊर्जा बनती है। ये क्रिया नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा संपन्न होती है। अभी जो HNO3 बना था यानी जो नाइट्राइट बना था, ये वापस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और HNO2 यानी नाइट्रेट बना देता है और साथ में बनती ऊर्जा। ये क्रिया नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा संपन्न होती है। तो पहले अमोनिया टूटा किसमें, NO3 यानी नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट किसमें टूटा, नाइट्रेट में। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। तो इस प्रकार जो जीवों में प्रोटीन था वो किसमें टूट चुका है, नाइट्राइट में। अब चौथा चरण है नाइट्रोजन चक्र का, वो है विनाइट्रीकरण। ये क्या होता है कि जीवाणु द्वारा मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलने की क्रिया ही विनाइट्रीकरण कहलाती है। ये क्रिया भी जीवाणु द्वारा होती है, जैसे बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा। इसका पहला चरण पढ़ा हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा चरण पढ़ा हमने अमोनीकरण, तीसरा पढ़ा हमने नाइट्रीकरण और चौथा हमने पढ़ा विनाइट्रीकरण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।